हेलो दोस्तों, मैं राजेश और स्वागत है आपका आर के एग्री ट्रिक यूट्यूब चैनल पर। आज जो है अपन पढ़ रहे हैं पशुपालन। पशुपालन तो चलते हैं पशुपालन की दुनिया में। तो पशुपालन की अगर बात करें, किसकी बात करें अपन? पशुपालन की। तो पशुपालन पहले तो जानना जरूरी है कि पशुपालन की परिभाषा क्या होती है। एनिमल हस्बेंड्री अपन पढ़ क्या रहे हैं? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन की अगर बात करें तो सबसे पहले अपन को देखनी है कि परिभाषा की पशुपालन जो है होता क्या है। तो पशुपालन अपन करते क्यों है, पहले ये जानना जरूरी है। तो पशुओं को पालना जो है पशुपालन कहलाती है। बोल सकते हैं अपन कि पशुओं को पालने की क्रिया, पालन पोषण करने की क्रिया पशुपालन कहलाती है। लेकिन देखते हैं कि पशुपालन करते क्यों है। करते क्यों है अपने? एक तो दूध मिलता है पशुओं से। क्या मिलता है? दूध मिलता है, मांस मिलता है इन्हीं से। कि पशुओं को पालने से दूध मिलता है, मांस मिलता है, चमड़ा मिलता है। दूध हो गया, मांस हो गया, चमड़ा हो गया, मतलब अपन को उद्देश्य जो है अपने अलग अलग है। दूध के लिए भी पालते हैं, मांस के लिए पालते हैं, चमड़े के लिए पालते हैं। और मतलब ये बोले कि भोजन प्राप्त करने के लिए अपन जो है या फिर अपने आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए पशुपालन करते हैं, अपन पशुओं को पालते हैं। तो इसी में अगर बात करें, परिभाषा बढ़ाए तो उद्देश्य क्या है अपने? एक से ज्यादा है। तो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिभाषा किस प्रकार से बनाएंगे पशुपालन की? विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से पशुओं का पालन पोषण करना, वैज्ञानिक तरीके से पशुओं का पालन पोषण करना कहलाता है। क्या कहलाता है? पशुओं का पालन पोषण करना क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। तो पशुपालन कहते किसे हैं? पशुपालन किसे कहते हैं? तो पशुपालन कहते हैं कि विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पशुओं का वैज्ञानिक तरीके से पालन पोषण करना क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। कि विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति, विभिन्न उद्देश्य कौन कौन से? कि जैसे दूध उत्पादन है, मांस उत्पादन है, अंडा उत्पादन है, चमड़ा उत्पादन है। तो इनके उत्पादन के लिए, विभिन्न इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक तरीके से पशुओं का पालन पोषण करना क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। इसी की अगर बात करें कि भारत में पशुपालन की शुरुआत जो मानी जाती है, कि भारत में पशुपालन की शुरुआत, भारत में पशुपालन की शुरुआत हुई थी 6000 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 6000 ईस्वी पूर्व। 6000 ईस्वी पूर्व भारत में पशुपालन की शुरुआत जो है मानी जाती है। लेकिन अगर बात करूं मैं कि जो पशुपालन का मुख्य उद्देश्य था, शुरू प्रारंभ में जब पशु पाले गए थे सबसे पहले 6000 ईसा पूर्व भारत में, तो प्रारंभ में जो पशुपालन का मुख्य उद्देश्य था, पशुओं को पालने का जो मुख्य उद्देश्य था, वो था अपना भोजन प्राप्त करना। कि प्रारंभ में बात करें, प्रारंभ में पशुपालन का, कि प्रारंभ में पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भोजन प्राप्त करना। पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भोजन प्राप्त करना था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारंभ में जब पशुपालन की शुरुआत हुई तब पशुपालन का मुख्य उद्देश्य जो है क्या था? तो भोजन प्राप्त करना क्या था? पशुपालन का मुख्य उद्देश्य जब पशुओं को पाला गया था तो सबसे पहले जो उद्देश्य पाला गया था वो किसके लिए किया गया था? भोजन प्राप्त करने के लिए पशुओं का पालन पोषण किया गया था। फिर अगर मैं बात करता हूं विकास के क्रम की, पशुपालन का विकास जो दिन प्रतिदिन हुआ है उसके अगर क्रम की बात करें कि पशुपालन के विकास का क्रम, तो सबसे पहले मानव द्वारा सबसे पहले जिस पालतू जानवर को पाला गया वो था कौन सा? कुत्ता। कि मानव द्वारा सर्वप्रथम, मानव द्वारा सर्वप्रथम पाला गया पालतू जानवर कौन सा है? पालतू जानवर कौन सा? सबसे पहले कौन सा जानवर पाला गया था मानव के द्वारा? कुत्ता पाला गया था। कौन सा पाला गया था? कुत्ता पाला गया था। कब पाला गया था? 10,000 ईसा पूर्व। 10,000 ईसा पूर्व कौन सा जो जानवर है सबसे पहले पाला गया? तो सबसे पहले जो जानवर पाला गया था
वो था कुत्ता, और 10,000 ईसा पूर्व कुत्ते को पाला गया था। फिर अगर इसी के बाद में बात करते हैं अपने, तो इसके बाद में पाला गया था किसको, भेड़ को। तो भेड़ पालन जो है, भेड़ पालन का जो प्रारंभ माना जाता है 8,700 ईसा पूर्व से माना जाता है। फिर पाला गया था बकरी को, तो बकरी का जो प्रारंभ माना जाता है, बकरी पालन की शुरुआत जो मानी जाती है वो मानी जाती है 7,700 ईसा पूर्व से। और फिर पाली गई थी ये गाय पालन प्रारंभ हुआ। गाय पालन जो है प्रारंभ किया गया था ये 6,000 ईसा पूर्व, 6,000 ईसा पूर्व क्या पालन शुरुआत किया गया, गाय पालन की शुरुआत मानी जाती है। गाय पालन के बाद भैंस पालन शुरू किया गया 2200 ईसा पूर्व, तो 2200 ईसा पूर्व भैंस पालन शुरुआत किया गया। सर्वप्रथम मानव द्वारा पाला गया पालतू जानवर कौन सा था, कुत्ता था। कब पाला गया था, 10,000 ईसा पूर्व। फिर इसी के बारे में बात करें, इसके बाद कौन सा जानवर पाला गया था, इसके बाद पाली गई थी भेड़। भेड़ पालन कब शुरुआत हुआ, भेड़ पालन की अगर शुरुआत की मैं बात करूं तो भेड़ पालन की शुरुआत मानी जाती है 8,700 ईसा पूर्व से। भेड़ पालन की शुरुआत कब से है, 8,700 ईसा पूर्व से। फिर बात करता हूं मैं गौपालन की, गाय पालन जो है कब प्रारंभ किया गया, तो गाय पालन अपना प्रारंभ किया गया था, ये सॉरी भेड़ के बाद में गाय पालन इस प्रारंभ किया गया था 6,000 ईसा पूर्व। 6,000 ईसा पूर्व क्या प्रारंभ किया गया, गाय पालन। फिर बात करें बकरी पालन की, बकरी पालन, तो बकरी पालन प्रारंभ किया गया था 7,700 ईसा पूर्व। कब प्रारंभ किया गया था बकरी पालन, तो बकरी को जब सर्वप्रथम पाला गया था वो कब पाला गया था, 7,700 ईसा पूर्व। और फिर बात करूं गाय पालन, तो गाय पालन 6,000 ईसा पूर्व। और भैंस पालन की बात करें किसकी, कि भैंस पालन, सर्वप्रथम भैंस पालन कब प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ था 2200 ईसा पूर्व, कि ईस्वी से 2200 वर्ष पहले। तो 2200 ईसा पूर्व भैंस पालन प्रारंभ हुआ। भेड़ पालन 8,700, बकरी 7,700 ईसा पूर्व। फिर गाय पालन आया 6,000 ईसा पूर्व, भैंस पालन आया 2,200 ईसा पूर्व। और कुत्ता पालन जो है प्रारंभ किया गया था 10,000 ईसा पूर्व। अपन को रेगुलर पहली चीज है पढ़ने के लिए मेहनत करनी होगी, कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। कोशिश करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं, कि कोशिश करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। कोशिश करने वाले हमेशा कोशिश करते ही रह जाते हैं, मेहनत करने वाले सफलता पा जाते हैं। तो मेहनत करनी है, पढ़ना है, लगातार कोशिश करती रहनी है, मतलब कोशिश नहीं मेहनत करनी है, कि कोशिश करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। तो सबको मेहनत करनी है, रेगुलर पढ़ना है। जेट, ICAR और BHU के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो क्लास होने वाली है आज होने वाली है। पहले जिसको स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो इतने का वो ले सकता है, कोई भी। नेक्स्ट आगे देखेंगे अपन पशुपालन से संबंधित जो शब्दावली है वो देखेंगे आगे, तो इसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। अब जो है अपन देखेंगे पशुपालन से संबंधित शब्दावली। क्या देखनी है अपन को, पशुपालन से संबंधित शब्दावली, पशुपालन से संबंधित शब्दावली, पशुपालन से संबंधित शब्दावली। शब्दावली में अपन देखेंगे कि जैसे खुरों की काटने की क्रिया है वो क्या कहलाती है, सींग काटने की क्रिया क्या करती है, बछड़े को पालने की क्रिया क्या कहलाती है, किस प्रकार से जो है पाला जाता है उनको, तो सबसे इनकी आवाज करने की क्रिया क्या कहलाती है, पानी में तैरने की क्रिया क्या कहलाती है, उस बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। जो शब्दावली है सामान्य शब्दावली पशुपालन से संबंधित, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आएगा वेलोविंग, कौन सा है, वेलोविंग। वेलोविंग की अगर मैं बात करूं, दूसरा है बेलोविंग। एक तो होता है वेलोविंग और दूसरा कौन सा होता है, बेलोविंग। इसमें व, इसमें है ब, थोड़ा सा फर्क है कि व और ब। तो बात करें वेलोविंग, वेलोविंग तो होता है पशुओं के पानी में बैठने की क्रिया, मतलब गाय भैंस के द्वारा पानी में बैठने की क्रिया क्या कहलाती है, वेलोविंग। पानी में बैठने की या पानी में तैरने की क्रिया क्या कहलाती है, वेलोविंग। और गाय भैंस के द्वारा रंभाने को या आवाज करने को क्या कहते हैं, बेलोविंग। एक तो है वेलोविंग, एक है बेलोविंग। वेलोविंग किसे कहते हैं, कि गाय या भैंस के द्वारा, गाय या भैंस के द्वारा पानी में बैठने की क्रिया, पानी में बैठने की क्रिया
या बोल सकते हैं इसी को कि तैरने की क्रिया, गाय भैंस के द्वारा पानी में बैठने की क्रिया या तैरने की क्रिया क्या कहलाती है? वेलोविंग कहलाती है। वेलोविंग, वी है यहाँ पे बी है, यहाँ पे वी मतलब वह है, यहाँ पे ब है। तो बेलोविंग, बेलोविंग किसे कहते हैं? कि गाय या भैंस के द्वारा रंभाने को क्या कहते हैं? या रंभाने की, गाय भैंस के द्वारा रंभाने की क्रिया या आवाज करने की क्रिया क्या कहलाती है? रंभाने की क्रिया या आवाज करने की क्रिया, आवाज करने की क्रिया क्या कहलाती है? बेलोविंग कहलाती है। फिर एक होता है ब्लीट, एक क्या होता है? ब्लीट, और दूसरा होता है ब्लीटिंग। ब्लीट और ब्लीटिंग थोड़ा सा फर्क है शब्दों में, और इसके जो अंतर है दोनों में वो भी थोड़ा सा है कि दोनों ही आवाज है कि ये जो जैसे अपन ने बेलोविंग पढ़ा कि गाय भैंस के द्वारा रंभाने की क्रिया या आवाज करने की क्रिया क्या कहलाती है? बेलोविंग कहलाती है। उसी प्रकार से अगर बात करूं ब्लीट, ब्लीट ब्लीट तो होती है बकरी, कि बकरी के द्वारा आवाज करने की क्रिया क्या कहलाती है? ब्लीट। और भेड़ के द्वारा आवाज करने की क्रिया क्या कहलाती है? ब्लीटिंग कहलाती है। तो ब्लीटिंग और ब्लीट, ब्लीट शब्द छोटा है, बकरी जैसे बोलेगी, बकरी जो आवाज करती है वो क्या करती है? फ्लो कम रहता है, बकरी का जो आवाज करने का जो तरीका है उसका जो टाइमिंग पीरियड है वो क्या रहता है? कम रहता है। और भेड़ जो है लंबी, एक स्लो स्लो मतलब लंबे टाइम तक बोलती है, मतलब लंबी आवाज में बोली जाती है भेड़। तो भेड़ की जो बोलने की आवाज होती है लंबी होती है। उसी हिसाब से अपन याद रख सकते हैं कि ब्लीट तो छोटा, शब्द भी छोटा है, और बकरी जो आवाज भी छोटी निकालती है, और भेड़ आवाज भी क्या निकालती है? लंबी, इसलिए इसका शब्द भी क्या है? लंबा है। तो ब्लीट, ब्लीट कैसे किसे कहते हैं? कि बकरी की आवाज करने की क्रिया, बकरी के आवाज करने की क्रिया क्या कहलाती है? आवाज करने की क्रिया क्या कहलाती है? ब्लीट। और भेड़ के आवाज करने की क्रिया क्या कहलाती है? भेड़ के आवाज करने की क्रिया, भेड़ के आवाज करने की क्रिया, भेड़ की आवाज करने की क्रिया क्या कहलाती है? ब्लीटिंग कहलाती है। एक होता है ट्रिमिंग, क्या होता है? ट्रिमिंग। ट्रिमिंग की अगर मैं बात करूं तो ट्रिमिंग कहते किसे हैं? कि पशुओं के खुर जो है बड़े हो जाते हैं, और इन खुरों को काटने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? ट्रिमिंग कहलाती है। कि पशुओं के खुर काटने की क्रिया, पशु के खुर काटने की क्रिया, पशु के खुर काटने की क्रिया क्या कहलाती है? खुर काटने की क्रिया, पशु के खुर काटने की क्रिया क्या कहलाती है? ट्रिमिंग कहला सकती, ट्रिमिंग कहलाती है। या फिर बोल सकते हैं पशुओं को खुर रहित, मतलब खुरों को काटने की जो एक्स्ट्रा जो अनावश्यक खुर होते हैं, बड़े हो जाते हैं खुर, तो उनको काट दिया जाता है, और उनको काटने की क्रिया क्या कहलाती है? ट्रिमिंग कहलाती है। फिर अगर अपन देखते हैं अन्य, तो एक होता है डोकिंग, क्या होता है? डोकिंग। डोकिंग होता है, एक होता है डी हॉर्निंग, क्या होता है? डी हॉर्निंग। एक तो होता है डोकिंग, एक होता है डी हॉर्निंग। तो डोकिंग किसे कहते हैं? कि भेड़ का जो मेमना होता है, मेमना जो भेड़ का जो बच्चा होता है मेमना, या बोल सकते हैं कि लिंग जो होता है, उसी को क्या कहते हैं? उसकी जो पूंछ काट देते हैं, तो भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डोकिंग कहलाती है। तो डोकिंग किसे कहते हैं? कि भेड़ भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया, भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डोकिंग कहलाती है। डोकिंग किसे कहते हैं? अब ये पूंछ जो है काटी क्यों जाती है? तो जो बछड़ा होता है, ये बच्चा जो होता है भेड़ का, जो मेमना होता है, उसमें उसकी पूंछ पर जो है आक्रमण होता है ब्लू फ्लाई का। किसका आक्रमण? ब्लू फ्लाई का। ब्लू फ्लाई के, तो उस आक्रमण से, ब्लू फ्लाई के आक्रमण से बचने के लिए, ब्लू फ्लाई के आक्रमण से बचने के लिए क्या किया जाता है? भेड़ में पूंछ काटी जाती है। भेड़ का जो बछड़ा होता है, मेमना होता है, उसकी पूंछ काटी जाती है ब्लू फ्लाई के आक्रमण से बचने के लिए। ये जो पूंछ काटी जाती है, ये जो पूंछ काटने की क्रिया है, ये जन्म से 7 से 14 दिन के बीच की जाती है। 7 से 14 दिन के बीच की जाती है। इन 7 मतलब 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के बीच में भेड़ के जो बछड़ा होता है, मेमना होता है, उसकी पूंछ काट दी जाती है। और भेड़ के में पूंछ काटने की जो क्रिया है ये क्या कहलाती है? डोकिंग कहलाती है। फिर क्या आया? डी हॉर्निंग। हॉर्न का मतलब होता है सींग। हॉर्न का क्या मतलब होता है? सींग।
और डी शब्द अगर कहीं भी लगा हुआ हो, डी शब्द अगर कहीं भी लगा हुआ हो तो उसका मतलब होता है हटना। तो सींग का हटना मतलब पशुओं को सींग रहित करने की क्रिया क्या कहलाती है? डी हॉर्निंग कहलाती है। तो पशुओं को सींग रहित करने की क्रिया, सींग रहित करने की क्रिया, पशुओं को सींग रहित करने की क्रिया क्या कहलाती है? डी हॉर्निंग। हॉर्न का मतलब सींग और डी का मतलब हटाना, तो सींग को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? ये डी हॉर्निंग कहलाती है। फिर अगर देखा आपने, एक होता है डीबी किंग, डीबी किंग, डीबी किंग, डीबी किंग। डीबी किंग किसे कहते हैं? डीबी किंग जो है पशुओं की, ये जो पशुरी पक्षियों में चोंच काटने की क्रिया क्या किया कि पक्षियों में क्या बोल सकते हैं, किसमें? मुर्गियों में। पक्षियों में क्या आती है? मुर्गियां। तो मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया क्या कहलाती है? मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया क्या कहलाती है? अरे बोलो। डीबीकिंग कहलाती है। पक्षियों में या मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डीबीकिंग कहलाती है। और डीबीकिंग करने के लिए या चोंच काटने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है, जो यंत्र काम में लिया जाता है वो होता है डीबीकर। क्या होता है? डीबीकर। तो डीबीकर की सहायता से पक्षियों की या मुर्गियों की जो है चोंच काटी जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चोंच काटते कितनी है, कि काटते हैं तो काटते कितनी है चोंच? तो चोंच का जो ऊपरी चोंच होती है, चोंच दो होती है, ऊपर भी चोंच होती है पक्षियों में और नीचे भी चोंच होती है। तो ऊपरी चोंच जो है ज्यादा काटी जाती है, निचली चोंच कम काटी जाती है। पक्षियों में चोंच काटते हैं, कितनी काटते हैं? ऊपर की चोंच तो 1/4 भाग काटते हैं और नीचे की चोंच 1/8 भाग काटते हैं। और जो काटने के लिए यंत्र काम में लेते हैं वो होता है डीबीकर। और काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डीबीकिंग कहलाती है। तो ऊपरी चोंच का कितना भाग काटते हैं? ऊपरी चोंच, तो ऊपरी चोंच का काटते हैं अपने 1/4 भाग। कितना काटते हैं? 1/4 भाग तो काटते हैं ऊपरी चोंच का। फिर बात करें निचली चोंच की, कि नीचे की जो चोंच है उसका कितना भाग काटते हैं? तो उसका 1/8 भाग काटते हैं। 1/8 भाग तो निचली चोंच का और 1/4 भाग जो है अपन ऊपर की चोंच का काटते हैं। फिर एक होता है कास्टिंग। क्या होता है? कास्टिंग। कास्टिंग किसे कहते हैं? कि पशु को जैसे दवाई दवाई वगैरह पिलानी है तो उसके लिए पशु को क्या जमीन पर गिराया जाता है, लेटाया जाता है। तो पशुओं को जमीन पर लेटाने की क्रिया या गिराने की क्रिया क्या कहलाती है? पशुओं को जमीन पर गिराने की क्रिया, पशुओं को जमीन पर गिराने की क्रिया क्या कहलाती है? कास्टिंग कहलाती है। अगर कास्टिंग की बात करें तो गिराया क्यों जाता है? तो पशु को अगर कोई दवाई दवाई वगैरह अगर पिलानी हो तो पशु को गिराया जाता है, फिर उसके जो नाल वगैरह नापते हैं वो दवाई जो मुंह में दी जाती है। तो पशु को जमीन पर गिराने की क्रिया क्या कहलाती है? कास्टिंग कहलाती है। कास्टिंग की अगर मैं बात करूं इसी में, तो कास्टिंग कौन सी मतलब कौन सी जो करवट होती है पशु की, कौन सी जो पसवाड़ा होता है उस कौन सी दिशा में जो है या फिर जो होता है कौन सी करवट की तरफ जो है पशु को गिराया जाता है? तो पशु को दाईं ओर गिराया जाता है। पशु को किस ओर? दाईं ओर गिराया जाता है। कि दाईं ओर का जो दाईं ओर की तरफ जो होती है पशु की, उस ओर पशु को गिराया जाता है। पशु को जमीन पर गिराने की या जो पटकने की या फिर बोल सकते हैं कि लिटाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? कास्टिंग कहलाती है। तो स्क्रीनशॉट जिस किसी भी भाई को लेना हो ले सकता है। अपन जो है पढ़ रहे थे पशुपालन से सामान्य शब्दावली, उसमें अपन ने देख लिया कि कास्टिंग क्या होता है, कि पशुओं को जमीन पर गिराना या लेटाना जो है क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। अपन ने देखा एक बेलोविंग क्या होता है, बेलोविंग क्या होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं अपन ब्रूसिंग क्या होता है। क्या होता है ब्रूसिंग? किसे कहते हैं? ब्रूसिंग या फिर इसी को बोलते हैं ब्राउजिंग। ब्रूसिंग या ब्राउजिंग। तो ब्रूसिंग या ब्राउजिंग क्या होता है कि ये जो बकरियां होती है, ऊंट होता है, ये झाड़ियों की जो झाड़ियों में कांटे पाए जाते हैं, उन कांटों में से भी किनको खा जाता है? पत्तियों को खा जाता है। तो इसलिए जो खाने की क्रिया बकरी और ऊंट के द्वारा, बकरी व ऊंट के द्वारा, बकरी व ऊंट के द्वारा
झाड़ियों की पत्तियां खाने की क्रिया क्या कहलाती है? ब्रूसिंग या ब्राउजिंग कहलाती है। एक होता है कलिंग। कलिंग किसे कहते हैं? कलिंग कहते हैं अपने की जो बीमार पशु, मान लो कोई पशुओं का झुंड है और उस झुंड में क्या कुछ पशु बीमार हो गए, तो बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। कि चयन करके जो है बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग करना, छांटना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। कि बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना या छांटना, अलग करके छांट देना या अलग कर रखना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। कि उनको बीमार पशुओं को झुंड से अलग कर देना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। फिर पहले देखा ब्रूसिंग, ब्राउजिंग, कलिंग। एक होता है सकलिंग, सकलिंग। एक होता है विनिंग। विनिंग और सकलिंग देखते हैं क्या होता है। कि पशु होता है, मादा पशु अपने बछड़े को जन्म देती है, तो जन्म देने के बाद में उस मादा जो पशु है उसके साथ में बछड़े को अगर साथ रखा जाता है, कि बछड़े को मादा पशु के साथ में ये जो बछड़ा है इसको माँ के साथ रखकर पालने की क्रिया, वो तो क्या कहलाती है? सकलिंग कहलाती है। और विनिंग, कि बछड़े को माँ से अलग रखकर पालने की क्रिया क्या कहलाती है? विनिंग कहलाती है। कि माँ बछड़े को माँ से अलग माँ के साथ रखकर पालने की क्रिया, रखकर पालने की क्रिया। कि बछड़ा जो है उसको मादा पशु के साथ या माँ के साथ में, वो बछड़े को उसकी माँ के साथ में रखकर पालने की जो क्रिया वो क्या कहलाती है? सकलिंग कहलाती है। दूसरी कौन सी है? विनिंग। कि बछड़े को माँ से अलग रखकर पालने की क्रिया, अलग रखकर पालने की क्रिया क्या कहलाती है? विनिंग कहलाती है। फिर अपन ने देखा कि ब्रूसिंग, सबसे पहले देखा कि बकरी और ऊंट की द्वारा जो झाड़ी पत्तियां जो है खाने की क्रिया क्या कहलाती है? ब्रूसिंग या ब्राउजिंग कहलाती है। फिर देखा कलिंग, की बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने की क्रिया क्या कहलाती है? कलिंग कहलाती है। फिर देखा सकलिंग, सकलिंग बछड़े को माँ के साथ रखकर पालने की क्रिया क्या कहलाती है? सकलिंग कहलाती है। विनिंग किसे कहते हैं? कि बछड़े को माँ से अलग रखकर पालने की क्रिया क्या कहलाती है? विनिंग कहलाती है। फिर अपन देखते हैं, एक तो होता है फ्लशिंग। क्या होता है? फ्लशिंग। एक होता है फ्लशिंग हो गया, एक होता है स्टीमिंग अप। क्या होता है? स्टीमिंग अप, स्टीमिंग अप, स्टीमिंग अप। एक होता है डाउन कवर। तीनों चीज थोड़ा थोड़ा फर्क है। फ्लशिंग, अपन जो है ब्याने वाला कोई भी पशु होता है उसको ब्याने से कुछ समय पहले, कि ब्याने से कुछ समय जैसे 3, 4, 5, 6, 7 सप्ताह पहले एक्स्ट्रा भोजन देते हैं। कि ब्याने वाले पशु को ब्याने से 3, 4, 5, 7 सप्ताह पहले क्या करते हैं? एक्स्ट्रा भोजन देते हैं, उसी को बोलते हैं। तो बात करें फ्लशिंग, तो फ्लशिंग क्या होता है? कि भेड़ को ब्याने से पहले, किसको? भेड़ के ब्याने से पहले, वैसे पशु बोल सकते हैं अपने, लेकिन मुख्यतः फ्लशिंग जो शब्द काम में लिया जाता है वो भेड़ के लिए लिया जाता है। कि फ्लशिंग भेड़ के ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पहले, भेड़ के ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पहले दिया जाने वाला अतिरिक्त भोजन, एक अतिरिक्त भोजन, कि एक्स्ट्रा जो फीड दिया जाता है ब्याने वाले पशुओं को, ब्याने से पहले जो एक्स्ट्रा फीड दिया जाता है, या भेड़ को ब्याने से पहले 3-4 सप्ताह पहले जो एक्स्ट्रा फीड दिया जाता है, एक्स्ट्रा भोजन जो दिया जाता है, क्या कहलाता है? फ्लशिंग कहलाता है। फिर देखा अपन ने स्टीमिंग अप। स्टीमिंग अप इसे किसे कहते हैं? कि पशुओं के ब्याने से, किसके? सभी पशु आ जाएंगे, कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब आ गए। कि पशुओं के ब्याने से
6 सप्ताह पहले जो भोजन दिया जाता है, एक्स्ट्रा फीड जो दिया जाता है, 6 सप्ताह पहले दिया जाने वाला एक्स्ट्रा फीड जो होता है पशु को ब्याने से 6 सप्ताह पहले जो एक्स्ट्रा जो भोजन दिया जाता है वो क्या कहलाता है, अपना स्टीमिंग अप कहलाता है। फ्लेशिंग किसे कहते हैं कि पेड़ को ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पहले जो अतिरिक्त भोजन दिया जाता है वो क्या कहलाता है, फ्लशिंग कहलाता है। फिर देखें बात करें किसकी, डाउन कवर। डाउन कवर कहते हैं उस अवधि को, उस समय को कहते हैं कि पशु के ब्याने से 15 दिन पहले का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं, डाउन कवर कहते हैं। कि पशु के ब्याने से 15 दिन पूर्व का समय क्या कहलाता है, डाउन कवर कहलाता है। कि पशु के ब्याने से 15 दिन पहले का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, डाउन कवर कहलाता है। फिर अपन देखते हैं होती है डम्ड पेल। तो डम्ड पेल किसे कहते हैं कि दूध निकालने के लिए जो छोटे मुंह की बाल्टी काम में ली जाती है, कि पशुओं का दूध निकालने के लिए जो छोटे मुंह की बाल्टी काम में ली जाती है वो बाल्टी क्या कहलाती है, डम्ड पेल। किसे कहते हैं कि दूध निकालने के लिए काम में ली जाने वाली छोटे मुंह की बाल्टी क्या कहलाती है, छोटे मुंह की जो बाल्टी होती है वो क्या कहलाती है, डम्ड पेल कहलाती है। तो सबसे पहले ब्रूसिंग या ब्राउजिंग की ये जो बकरी और ऊंट के द्वारा झाड़ियों की पत्तियां खाने की क्रिया क्या कहलाती है, ब्रूजिंग या ब्राउसिंग। फिर बात की अपने कलिंग की, बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखकर पालना क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। सकलिंग किसे कि बछड़े को मां से के साथ रखकर पालने की क्रिया क्या कहलाती है, सकलिंग। विनिंग की बछड़े को मां से अलग रखकर पालने की क्रिया विनिंग कहलाती है। फ्लशिंग भेड़ को ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पहले दिया जाने वाला अतिरिक्त भोजन जो होता है क्या कहलाता है, फ्लशिंग। स्टीमिंग अप पशु को ब्याने से 6 सप्ताह पहले दिया जाने वाला भोजन स्टीमिंग अप कहलाता है। डाउन कवर ब्याने से 15 दिन पहले का जो समय होता है वो डाउन कवर कहलाता है। फिर देखा अपने डम्ड पेल की, दूध निकालने के लिए जो छोटे मुंह की बाल्टी काम में ली जाती है उसको क्या कहते हैं, डम्ड पेल कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन मध्यकाल, मध्य चक्र क्या होता है, मध्यकाल क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो इस यौवनारंभ, प्यूबर्टी क्या होती है, यौवनारंभ क्या होता है उसके बारे में तो स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो वो ले सकता है भी। अब जो है अपन जानेंगे कि ये जो यौवनारंभ है ये क्या होता है, कि पशु पर यौवनारंभ बोल सकते हैं या फिर इसी को बोलते हैं परिपक्वता। यौवनारंभ या परिपक्वता बोले या फिर यौवनारंभ बोले या फिर बोल सकते हैं प्यूबर्टी बोले, परिपक्वता या फिर यौवनारंभ। ये मतलब पशु की वो अवस्था होती है जिसमें पशु के जो लैंगिक जनन अंग है या फिर बोल सकते हैं पशु के जो जनन अंग होते हैं वो पूर्णतया विकसित हो जाते हैं। कि पशुओं की ऐसी अवस्था जिसमें पशु के लैंगिक अंग या जनन अंग पूर्णतया विकसित हो जाते हैं वो क्या कहलाती है, यौवनारंभ। की जैसे नर में जो है शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है तो यौवनारंभ में आ जाता है। या फिर जैसे बात करें कि मादा पशु है तो उसमें अगर अंडाणु का निर्माण होना प्रारंभ हो गया है तो कौन सी अवस्था होती है, यौवनारंभ। किसे बोलते हैं कि पशुओं की ऐसी अवस्था जिसमें पशु के जनन अंग पूर्ण विकसित हो जाते हैं, जिसमें पशु के जनन अंग पूर्ण विकसित हो जाते हैं क्या कहलाती है, यौवनारंभ या परिपक्वता या फिर प्यूबर्टी। जैसे एग्जांपल की बात करें कि नर पशु जो है या फिर ये बोल सकते हैं कि जिसमें पशु जो है गर्भधारण योग्य हो जाता है। कि जिसमें पशु जो है मादा पशु गर्भधारण की योग्य हो जाता है वो अवस्था क्या कहलाती है, यौवनारंभ कहलाती है। कि इस पशुओं की ऐसी अवस्था जिसमें पशु के जनन अंग पूर्ण विकसित हो जाते हैं और पशु जो है गर्भधारण योग्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं, यौवनारंभ, परिपक्वता या प्यूबर्टी कहते हैं। जैसे बात करें कि यौवनारंभ आता कब है तो जैसे
बात करें नर में, तो नर में अगर शुक्राणु निर्माण प्रारंभ हो गया, नर पशु में अगर शुक्राणु निर्माण प्रारंभ हो गया है तो कौन सी अवस्था आ जाती है, परिपक्वता या प्यूबर्टी आ जाती है। अगर मादा पशु है और मादा पशु में अगर अंडाणु निर्माण क्या हो गया है, प्रारंभ हो गया है, तो कौन सी अवस्था आ जाती है, यौवनारंभ या फिर परिपक्वता जो अवस्था है वो आ जाती है। फिर बात करें अपन मध्यकाल की, तो मध्यकाल इसी को कहते हैं एस्ट्रस पीरियड। क्या कहते हैं, एस्ट्रस पीरियड, एस्ट्रस पीरियड, ये सॉरी एस्ट्रस पीरियड, हाँ एस्ट्रस पीरियड कहते हैं किसे, है मध्यकाल को। अब मध्यकाल होता क्या कि पशु, मतलब बात करें कि पशु जब परिपक्वता या फिर यौवनारंभ में आ जाता है, कि पशु जब परिपक्व हो जाता है तो वो क्या करता है, जो मादा पशु होता है वो नर पशु के साथ में संभोग की इच्छा जाहिर करता है। कि मादा पशु किसके साथ में, नर पशु के साथ में संभोग की इच्छा रखता है, उसको क्या कहते हैं, मध्यकाल की। ऐसा समय जिसमें मादा पशु नर पशु के साथ संभोग की इच्छा रखता है वो क्या कहलाता है, मध्यकाल कहलाता है। मध्यकाल किसे कहते हैं कि मादा पशु नर पशु के साथ संभोग की इच्छा रखता है। मादा पशु जिस समय में नर पशु के साथ में संभोग की इच्छा रखता है वो क्या कहलाता है, मध्यकाल कहलाता है। फिर बात करें अपन मध्य चक्र, तो मध्यकाल जो है इसको, ये मध्यकाल को अपन यहाँ पे गर्मी में आना भी कहते हैं, कि गर्मी में आना, इसी को बोलते हैं ताव में आना, या फिर इसी को कहा जाता है पाली में आना, कि पाली में आना भी कहा जाता है किसको, ये मध्यकाल को। तो मध्यकाल मादा पशु का ऐसा समूह है जिसमें मादा पशु नर पशु के साथ में संभोग की इच्छा जाहिर करता है, वो क्या कहलाता है, मध्यकाल कहलाता है। मध्यकाल को गर्मी में आना, ताव में आना या पाली में आना भी कहा जाता है। फिर बात करें किसकी, मध्य चक्र, इसी को कहते हैं एस्ट्रस साइकिल। तो ये जब मादा पशु है नर पशु के साथ संभोग की इच्छा जाहिर करता है, तो अगर संभोग करता है लेकिन अगर गर्भधारण नहीं होता है, मादा पशु का गर्भधारण नहीं होता है, तो वापस से वो किसमें, कौन सी अवस्था में आता है, मध्यकाल अवस्था में आता है। तो मतलब मध्यकाल जो अवस्थाएं हैं पशु की ऐसी, ये जो लगातार मध्यकाल आया, फिर बाद में वापस कुछ दिनों बाद जो है फिक्स समय बाद में क्या आता है, मध्यकाल आता है। मध्यकाल का जो पता लगाने के लिए, पशुओं के मध्यकाल का पता लगाने के लिए टीजर बुल का काम लिया जाता है। क्या काम लिया जाता है, टीजर बुल। किस काम में लिया जाता है, टीजर बुल। टीजर बुल काम में लिया जाता है मध्य में आई मादाओं को पहचानने के लिए। मध्य में आई मतलब पाली में आई बोल सकते हैं, कि मध्य में आई मादाओं की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टीजर बुल का प्रयोग किया जाता है। फिर अपन बात कर रहे थे मध्य चक्र। मध्य चक्र जो है कहते किसी कि दो मध्यकाल, एक मध्यकाल आया, फिर अगर पशु गर्भधारण नहीं होता है तो वापस से मध्यकाल एस्ट्रस जो पीरियड है वो वापस से आएगा, मध्यकाल आएगा, पाली में वापस से आएगा जंतु, ये जो पशु है वापस से पाली में आएगा या गर्मी में आएगा। तो ये घटनाक्रम जो है कि दो मध्यकालों के बीच में जो शारीरिक क्रियात्मक जो घटनाक्रम है, इन घटनाओं को क्या कहते हैं, मध्य चक्र कहते हैं। मध्य चक्र किसे कहते हैं, कि दो मध्यकालों के बीच शारीरिक क्रियात्मक घटनाएं क्या कहलाती है, मध्य चक्र कहलाती है। फिर बात करें इसकी गर्भकाल की। जब पशु का गर्भधारण हो जाता है, पशु जब गर्भित हो जाता है, तो गर्भित होने से लेकर पशु का जो बच्चा जन्म देता है, पशु जब बच्चा जन्म देता है या फिर पशु का जो प्रसव होता है उस तक के जो समय को क्या कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं। कि गर्भधारण से लेकर प्रसव तक का समय क्या कहलाता है, गर्भकाल। की किसे कहते हैं, गर्भकाल। की गर्भधारण से लेकर प्रसव तक का समय क्या कहलाता है, गर्भकाल। की गर्भधारण से लेकर पशु जब है गर्भधारण कर लेता है या फिर बोलते हैं प्रेग्नेंट हो जाता है, तो उसके बाद में अगर कितने दिन, कि जब तक बच्चा जन्म लेता है उस तक के समय को क्या कहते हैं, गर्भकाल। की गर्भधारण से लेकर प्रसव तक का समय क्या कहलाता है, गर्भकाल कहलाता है। फिर अगर अपन अन्य की बात करें, कि जैसे एक होता है, अपन ने देखा एक तो टीजर बुल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, मध्य में आई
मादाओं की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टीजर बुल का प्रयोग किया जाता है। एक होता है बुलक, क्या चीज होती है, बुलक। बुलक का प्रयोग अपन कहाँ करते हैं, बुलक का प्रयोग जो है या तो बोल सकते हैं मांस उत्पादन करने के लिए, अधिक मांस उत्पादन करने के लिए भी किसका मतलब टीजर में, इसमें तो क्या करते हैं शुक्राणु निर्माण बंद कर देते हैं, टीजर बुल सब बोल सकते हैं सांड को। तो सांड ऐसा सांड जिसमें जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाए, मादाओं की मद में आई या फिर पाड़ी में आई जो मादाएं होती है, नर मादा पशु जो होता है उसकी पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टीजर बुल का प्रयोग किया जाता है। एक होता बुलक, बुलक के जो है जो शुक्राणु वृषण जो है वो क्या कर दिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। इसमें क्या हटाते हैं, वृषण हटा दिए जाते हैं। किसमें, बुलक के जो है वृषण है वो क्या कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। और इसका प्रयोग जो है कृषि कार्यों हेतु या अधिक मांस उत्पादन हेतु किया जाता है, कृषि कार्य हेतु और अधिक मांस उत्पादन हेतु क्या किया जाता है, बुलक का प्रयोग किया जाता है। तो बुलक जो है वृषण जो है नष्ट क्यों किए जाते हैं, कृषि कार्य करवाने हेतु या फिर अधिक मांस उत्पादन हेतु बुलक से जो है बुलक का काम में लिया जाता है। फिर अगर अपन अन्य बात करें कि जैसे दंड पेल हो गया, एक होता है ट्रोकार, एक यंत्र है ट्रोकार, ट्रोकार या फिर इसी को बोलते हैं केनुला, क्या बोलते हैं, केनुला। ट्रोकार या केनुला जो होता है पशु में आपरा जब आ जाता है तो इस यंत्र की सहायता से पशु के आपरा को कम किया जाता है कि बाई जो कोल होती है उसमें ये यंत्र दिया जाता है, ठोक दिया जाता है और उसके बाद में क्या होता है कि गैस जो होती है नली का जो ये यंत्र है इसकी सहायता से बाहर निकल जाती है। तो ट्रोकार और केनुला का प्रयोग कब किया जाता है, पशुओं में जब क्या हो जाए आपरा आ जाने की स्थिति में जो यंत्र काम में लिया जाता है, आपरा को कम करने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है, ट्रोकार या फिर केनुला, कि पशुओं के आफरे को कम करने के लिए, पशुओं के आफरे को कम करने के लिए, कम करने के लिए काम में लिया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है, ट्रोकार या फिर केनुला कहलाता है। स्क्रीनशॉट जिस भाई को लेना हो ले सकता है। नेक्स्ट जो है अपन देखेंगे कैनाबोलिज्म, कैपोनाइजेशन, रोस्टर क्या होता है, ब्रोइलर क्या होता है, लेयर्स क्या होता है, ये मुर्गियों के बारे में जो शब्दावली है वो भी देख लेते हैं पशुपालन में ही। इसी की अगर बात करें क्या देखा अपन ने, कैनाबोलिज्म, कैनाबोलिज्म, कैनाबोलिज्म किसे कहते हैं, एक तो क्या देखा अपन ने कैनाबोलिज्म, दूसरा अपन को देखना है कैपोनाइजेशन, क्या होता है, कैपोनाइजेशन। अपन नेक्स्ट इसी में देखेंगे ब्रोइलर, इसी में देखेंगे अपन रोस्टर्स, रोस्टर्स, इसी में देखेंगे अपन लेयर्स। तो इनको जो बात कैनाबोलिज्म, कैपोनाइजेशन, ब्रोइलर है, रोस्टर है, जैसे रियरिंग है, ग्रोअर मैनेजमेंट है, ग्रोअर मैनेजमेंट, ग्रोअर मैनेजमेंट है। तो इनके बारे में जो है अपन को जानकारी प्राप्त करनी है। कैनाबोलिज्म हो गया, फिर बात करें एक होता है ग्रोअर राशन, एक होता है स्टार्टर राशन। एक तो क्या होता है ग्रोअर राशन और एक होता है स्टार्टर राशन। स्टार्टर मतलब स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टर राशन, राशन आप जानते हो। तो बात करें कैनाबोलिज्म, कैसा कैनाबोलिज्म किसे कहते हैं, कि जो मुर्गियां होती है वो चोंच मारकर एक दूसरे को घायल कर देती है, वो क्या कहलाता है, कैनाबोलिज्म कहलाता है। फिर अपन ने देखा कैपोनाइजेशन, कि मुर्गियों में जो नर जो मुर्गा होता है उसकी जो प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देते हैं, अधिक मांस उत्पादन के लिए मुर्गे की प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देना क्या कहलाता है, कैपोनाइजेशन कहलाता है। ब्रोइलर किसे कहते हैं, कि जिन मुर्गियों को मांस, जिन मुर्गों को या चूजों को जो है मांस उत्पादन हेतु पाला जाता है वो क्या कहलाते हैं, ब्रोइलर, और इनकी उम्र होती है 6 से 8 सप्ताह। रोस्टर, रोस्टर भी वही होते हैं जिनको मांस उत्पादन हेतु पालते हैं, लेकिन ये होते हैं 9 से 12 सप्ताह के। ये कितने, ब्रोइलर जो होते हैं
6 से 8 सप्ताह के होते हैं, और रोस्टर 9 से 12 सप्ताह के होते हैं। लेयर्स, जिन मुर्गियों को अपन अंडा उत्पादन हेतु पालते हैं वो क्या कहलाती है, लेयर्स कहलाती है। फिर क्या आया, रियरिंग, कि रियरिंग आया 4 से 8 सप्ताह की जो मुर्गियां होती है या फिर चूजे होते हैं उनको पालने की क्रिया क्या कहलाती है, रियरिंग, 4 से 8 सप्ताह की। और 8 सप्ताह से उत्पादन अवस्था तक जो उनको पालने की क्रिया वो क्या कहलाती है, ग्रोवर मैनेजमेंट कहलाती है, ग्रोवर राशन। 8 सप्ताह से अधिक का जो उम्र के जो मुर्गियां होती है उनको जो राशन दिया जाता है वो क्या कहलाता है, ग्रोवर राशन। स्टार्टर राशन जो 1 सप्ताह से, ये 1 सप्ताह से 8 सप्ताह के बीच के जो चूजे होते हैं उनको जो राशन दिया जाता है वो क्या कहलाता है, स्टार्टर राशन कहलाता है। ये अपन ने देख लिया सबके बारे में। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कैनाबोलिज्म, की मुर्गियों में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देना क्या कहलाता है, घायल कर देना। मुर्गियों में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देना क्या कहलाता है, कैनाबोलिज्म कहलाता है। फिर बात करें केपोनाइजेशन। केपोनाइजेशन किसे कहते हैं, कि मुर्गे की जो है प्रजनन समाप्त कर देना, मुर्गे की प्रजनन क्षमता समाप्त कर देने की क्रिया क्या कहलाती है, केपोनाइजेशन कहलाती है। कि मुर्गा जो होता है उसकी प्रजनन क्षमता समाप्त कर देते हैं, तो समाप्त कर देने की क्रिया क्या कहलाती है, केपोनाइजेशन। और ये जो मुर्गे की प्रजनन क्षमता जो है समाप्त कर रहे हैं अपन, ये क्यों करते हैं, तो ये जो करते हैं अपन अधिक मांस उत्पादन करने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, अधिक मांस उत्पादन करने के लिए। कौन सी क्रिया करते हैं, केपोनाइजेशन की। मुर्गे से क्या मिले अपन को, अधिक मांस मिले, इसके लिए क्या करते हैं, केपोनाइजेशन। मुर्गे की जो है प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देते हैं, वो क्या कहलाता है, केपोनाइजेशन कहलाता है। कैनाबोलिज्म की मुर्गियां जो है चोंच मारकर एक दूसरे को घायल कर देती है, उसको क्या कहते हैं, कैनाबोलिज्म कहते हैं। फिर क्या आया, ब्रोइलर, कि ऐसे मुर्गे, ऐसे चूजे जिनको मांस उत्पादन हेतु पाला जाए, किसके लिए, मांस उत्पादन हेतु पाला जाए। लेकिन ब्रोइलर की जो उम्र होती है वो उम्र कितनी होती है, उम्र की बात करें, उम्र होती है इनकी 6 से 8 सप्ताह की। 6 से 8 सप्ताह के चूजे जिनको मांस उत्पादन हेतु पाला जाता है वो क्या कहलाते हैं, ब्रोइलर कहलाते हैं। रोस्टर, इनको भी किस लिए पालते हैं, मांस उत्पादन हेतु पाला जाता है। इनको भी किस लिए पाला जाता है, मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। लेकिन बात करें इनकी उम्र की, तो उम्र जो होती है इनकी 9 से 12 सप्ताह की होती है। कौन से की, रोस्टर की। ब्रोइलर को भी मांस उत्पादन के लिए पालते हैं, लेकिन इनकी उम्र 6 से 8 की। ऐसे चूजे जिनकी उम्र 6 से 8 सप्ताह की होती है, जिनको मांस उत्पादन हेतु पाला जाता है, क्या कहलाते हैं, ब्रोइलर। रोस्टर, कि ऐसे चूजे जिनको मांस उत्पादन हेतु पाला जाए, जिनकी उम्र क्या हो, 9 से 12 सप्ताह की हो, वो क्या कहलाते हैं, रोस्टर कहलाते हैं। लेयर्स, कि ऐसी मुर्गियां या फिर ऐसे चूजे या ऐसी मुर्गियां जिन्हें अंडा उत्पादन हेतु पाला जाता है, ऐसी मुर्गियां जिन्हें अंडा उत्पादन हेतु पाला जाता है, क्या कहलाती है, लेयर्स कहलाती है। लेयर्स किसे कहते हैं, कि ऐसी मुर्गियां जिनको अंडे उत्पादन की, अंडे देने के लिए पाला जाता है, वो क्या कहलाती है, लेयर्स कहलाती है। मुर्गियां जो है अंडा उत्पादन प्रारंभ की बात है, तो मुर्गियों में अंडा उत्पादन प्रारंभ होता है जब मुर्गियां 5 से 6 माह की हो जाती है। अंडा उत्पादन प्रारंभ कब होता है, 5 से 6 माह में। और जब मुर्गियां कितने सप्ताह की हो जाती है, 72 सप्ताह की हो जाती है, तो अंडा उत्पादन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। कितने सप्ताह बाद, 72 सप्ताह बाद मुर्गियां जो है अंडा देना बंद कर देती है, तो उसको बंद कर देती है। तो इन ये जो मुर्गियां मान लिया क्या हो गई, बूढ़ी हो जाती है, कि बूढ़ी हो गई मुर्गियां, 72 सप्ताह बाद मुर्गियां बूढ़ी हो जाती है। तो इसी से याद रख सकते हैं कि 72 सप्ताह बाद मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती है। इन मुर्गियों को ब्रूडी हेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रूडी हेन कहा जाता है। ब्रूडी हेन किसे कहते हैं, कि जिन मुर्गियों की उम्र 72 सप्ताह हो जाती है, 72 सप्ताह बाद मुर्गियां अंडा देना बंद कर देती है, उन मुर्गियों को क्या कहते हैं, ब्रूडी हेन कहा जाता है। फिर क्या आया, रीएयरिंग। तो रीयरिंग मैंने बताया कि 4 से 8 सप्ताह की उम्र के, कितनी उम्र के, 4 से 8 सप्ताह की उम्र के जो चूजे होते हैं, 4 से 8 सप्ताह की उम्र के जो चूजे होते हैं, इन चूजों को पालने की क्रिया, इन चूजों को क्या, पालने की क्रिया,
क्या कहलाती है, रीयरिंग कहलाती है। या फिर वो जो आवास जिसमें 4 से 8 सप्ताह की चूजों को पाला जाता है, वो आवास, उस आवास को भी क्या बोलते हैं, रीयरिंग बोलते हैं। फिर क्या आया, ग्रोवर मैनेजमेंट। ग्रोवर मैनेजमेंट उसको बोलते हैं कि जिसमें 8 सप्ताह से, किसे, 8 सप्ताह से अधिक उम्र के जो चूजे हैं, किसके, 8 सप्ताह से जो उत्पादन देने तक के जो समय है, उस समय में जो पालने की क्रिया वो क्या कहलाती है, ग्रोवर मैनेजमेंट कहलाती है। कि 8 सप्ताह से अधिक उम्र के चूजों को पालने की क्रिया क्या कहलाती है, ग्रोवर मैनेजमेंट। ग्रोवर राशन, ग्रोवर राशन वो होता है, एक तो होता है स्टार्टर राशन। स्टार्टर राशन 1 से 8 सप्ताह के, 1 से, सॉरी हाँ, ग्रोवर स्टार्टर राशन 1 से 8 सप्ताह के चूजों को दिया जाने वाला राशन, चूजों को दिया जाने वाला राशन, दिया जाने वाला राशन क्या कहलाता है, स्टार्टर राशन। ग्रोवर राशन की 8 सप्ताह से अधिक उम्र के जो चूजे होते हैं उनको, जो 8 सप्ताह से अधिक उम्र के चूजों को दिया जाने वाला राशन, दिया जाने वाला राशन क्या कहलाता है, ग्रोवर राशन कहलाता है। ये तो अपनी नॉर्मल जो है शब्दावली अब देख रहे हैं। लास्ट देखते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनसे संबंधित जो मुख्य शब्दावली है उसके बारे में। स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले लेना। अपन देख रहे थे पशुपालन से संबंधित शब्दावली। इसी की बात करें कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी। पहले देखते हैं विशेषता, विशेषताएं, फिर बात करें गाय की, फिर बात करें भैंस की, फिर बात करें भेड़ की, फिर किसकी करें, बकरी। विशेषता में अपन देखेंगे, सारणी बना लेते हैं। सबसे पहले अपन विशेषता देखते हैं कि जैसे गाय का मांस है वो क्या कहलाता है, भैंस का मांस क्या कहलाता है, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं और बकरी के मांस को क्या कहते हैं। कि जैसे किसकी बात करें अपने, मांस की, तो मांस की अगर मैं बात करूं तो मांस को, गाय का मांस कहलाता है बीफ। गाय के मांस को क्या कहते हैं, बीफ कहते हैं। भैंस के मांस को क्या कहते हैं, बफन कहते हैं। कि बफन किसका मांस कहलाता है, बफन किसके मांस को कहते हैं, भेड़ के, ये भैंस के मांस को बफन कहते हैं, गाय के मांस को बीफ कहते हैं, और भेड़ का जो मांस होता है वो मटन कहलाता है। भेड़ का मांस क्या कहलाता है, मटन। और बकरी का मांस क्या कहलाता है, चीवन कहलाता है। क्या कहलाता है, चीवन कहलाता है। लेकिन अगर गाय का जो बछड़ा होता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बछड़े की, तो बछड़े का जो मांस होता है वो क्या कहलाता है, व्हील कहलाता है। व्हील को, किसके मांस को कहते हैं, गाय के बछड़े का जो मांस होता है उसको क्या कहते हैं, व्हील कहते हैं। फिर अगर अन्य बात करूं मैं, जैसे मुर्गी है, मुर्गी है, तो मुर्गी का जो मांस है वो क्या कहलाता है, चिकन कहलाता है। क्या कहलाता है, चिकन। मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, चिकन कहते हैं। जैसे सुअर है, सुअर है तो सुअर का मांस को क्या कहते हैं, पोर्क कहते हैं। सुअर के मांस को क्या कहते हैं, पोर्क कहते हैं। वैसे ही गाय को मांस को बीफ, जो बछड़ा होता है उसके मांस को व्हील कहते हैं, भैंस के मांस को बफन कहते हैं, भेड़ के मांस को मटन और बकरी के मांस को चीवन कहते हैं। फिर बात करें इसी के बारे में कि गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है बोस इंडिकस। देसी गाय का, विदेशी गाय का होता है बोस टोरस। भैंस का होता है बुवेलिस बुवेलिस, और विदेशी भैंस का होता है बुवेलिस काराबेंसिस। फिर बात करें भेड़ की, तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है ओविस एरिस, और बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है काप्रा हिरकस, केप्रा हिरकस। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, केप्रा हिरकस। फिर अगर इसी में अगर अन्य बात करता हूं मैं, जैसे समूह है, कि इनका जो समूह है या फिर झुंड है वो क्या कहलाता है। कि जैसे गाय का झुंड है तो क्या कहलाता है, तो गाय के जो झुंड होता है, समूह होता है, उसको क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। और भैंस के जो झुंड होता है उसको भी क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। लेकिन भेड़ और बकरी का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, फ्लोक कहते हैं। फ्लोक, फ्लोक है, फ्लोक। और बकरी के जो झुंड है, समूह है, उसको भी क्या कहते हैं, फ्लोक कहते हैं। फ्लोक को बोलते हैं रेवड़। ये समूह है वो क्या कहलाता है, रेवड़ या फिर फ्लोक कहलाता है। इनके समूह है को, इनको कहते हैं झुंड। हाइड का मतलब होता है झुंड, और इधर भी क्या हो जाएगा, झुंड। तो मैं बात करूं जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनके समूहों को क्या कहते हैं, तो सबको समझ में आ गया होगा
कि समूह को क्या कहते हैं, गाय को हर्ड कहते हैं, भैंस के को हर्ड कहते हैं, भेड़ को फ्लोक, भेड़ का जो समूह होता है उसको फ्लोक, और बकरी के समूह को क्या कहते हैं, फ्लोक कहते हैं या फिर रेवड़ कहते हैं। फिर बात करता हूँ इनका जो नवजात बछड़ा होता है, इसकी बात करता हूँ, नवजात बछड़ा, कि इनका जो नवजात बछड़ा होता है वो क्या कहलाता है, गाय भैंस भेड़ बकरी का जो नवजात बछड़ा है वो क्या कहलाता है, तो गाय का जो नवजात बछड़ा होता है वो कहलाता है काफ, क्या कहलाता है, कोफ कहलाता है। तो गाय का जो नवजात बछड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, कोफ कहते हैं। भैंस का जो नवजात बछड़ा होता है उसको कहते हैं बफेलो कोफ, क्या कहते हैं, बफेलो कोफ कहते हैं। फिर बात करें भेड़ का, तो भेड़ का जो बछड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, लेम्ब कहते हैं, और बकरी का जो बछड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, किड कहते हैं। अरे लेम्ब जिसको अपन बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में उन्या, उन्या वो क्या कहलाता है, लेम्ब, मतलब उन्या को ही बोलते हैं लेम्ब। और किड मतलब जो छोटा बच्चा होता है, बकरी का जो छोटा बच्चा बछड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, किड कहते हैं। फिर बात करता हूं मैं ये जो बच्चा देने की क्रिया है वो क्या कहलाती है, कि बच्चा देने की क्रिया, कि जैसे गाय में बच्चा है तो बच्चे को तो क्या बोल रहे हैं, काफ, और भैंस में बच्चे को क्या बोलते हैं, पफेलो काफ, भेड़ में लैम्ब और बकरी में किड। तो ये बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, तो काफ में तो क्या हो जाएगा, काविंग, कि गाय का बछड़ा देने की क्रिया क्या कहलाती है, काविंग कहलाती है। और भैंस में भी क्या कहलाती है, काविंग कहलाती है, कि भैंस में बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, काविंग कहलाती है। भेड़ में क्या कहलाती है, लेम्ब से लेम्बिंग, लेम्ब से क्या बन जाएगा, लेम्बिक। तो लेम्ब देने की क्रिया क्या कहलाती है, लेम्बिंग कहलाती है, किसमें, भेड़ में। तो भेड़ का बछड़ा लेम्ब और लेम्ब देने की क्रिया लेम्बिंग कहलाती है। और बकरी का बछड़ा किड और किड देने की क्रिया किडिंग कहलाती है। मतलब किड क्या हो गया, बछड़ा, बकरी का बछड़ा क्या हो गया, किड, और किड देने की क्रिया मतलब बछड़ा देने की क्रिया क्या हो जाएगी, किडिंग हो जाएगी। फिर अपन देखते हैं इसके जो वयस्क जो पशु होता है उसे क्या कहते हैं, कि वयस्क जो नर होता है, पहले देखते हैं कौन सा, वयस्क नर, और एक देखते हैं अपन वयस्क मादा। कि गाय की जो वयस्क नर होता है, गाय का यूथ जो मेल होता है उसको क्या कहते हैं, और यूथ जो फीमेल होती है गाय भैंस भेड़ बकरी की, इनको कहते क्या है। तो वयस्क नर जो होता है गाय का वो क्या कहलाता है, वयस्क जो मादा है वो क्या कहलाती है। तो अपन देखेंगे, तो वयस्क जो नर है वो क्या कहलाता है, बुल काफ, क्या कहलाता है, बुल काफ। बुल काफ किसे कहते हैं, कि वयस्क नर, गाय का वयस्क नर क्या कहलाता है, बुल काफ। और भैंस का जो वयस्क नर है वो क्या कहलाता है, बफेलो काफ, बफेलो काफ। दे देंगे जवाब, की बुल काफ तो क्या होता है, वयस्क नर किसका, गाय का वयस्क नर क्या होता है, बुल काफ, और भैंस का जो वयस्क नर होता है वो क्या होता है, बफेलो काफ। फिर बात करूं मैं भेड़ का जो वयस्क नर होता है, किसका, भेड़ का वयस्क नर होता है वो क्या कहलाता है, नर लेम्ब कहलाता है, क्या कहलाता है, नर लेम्ब कहलाता है। और इधर बकरी का जो होता है वयस्क नर वो क्या कहलाता है, नर किड कहलाता है, नर किड कहलाता है। और भेड़ का जो मादा होती है, जो वयस्क मादा होती है, वयस्क मादा को क्या कहते हैं, मादा लेम्ब कहते हैं। और बकरी की जो वयस्क मादा होती है उसको क्या कहते हैं, मादा किड कहते हैं। दे देंगे जवाब इतना, तो मादा किड कहते हैं। तो ये चीज तो आई गई होगी। इधर जो गाय हुई, गाय की जो वयस्क मादा है उसको कहते हैं हिपरकाफ, क्या कहते हैं, हिपरकाफ, हिपरकाफ। और भैंस की जो मादा होती है, वयस्क मादा होती है, उसको भी क्या कहते हैं, हिपरकाफ कहते हैं, उसको भी क्या कहते हैं, हिपरकाफ कहते हैं। फिर अगर बात करूं मैं किसकी, प्रौढ़ नर की, प्रौढ़ नर और प्रौढ़ मादा की। तो प्रौढ़ नर की पहले बात करें किसकी, प्रौढ़ नर, दूसरा क्या आएगा, प्रौढ़ मादा, प्रौढ़ नर और प्रौढ़ मादा की। तो पहले का आया अपना प्रौढ़ नर। तो प्रौढ़ नर जो है इसका क्या कहलाता है, बुल, किसका, गाय का जो प्रौढ़ जो नर होता है वो क्या कहलाता है, बुल कहलाता है। बुल का मतलब बोल सकते हैं क्या कहलाता है, सांड बोल सकते हैं, कि बुल या सांड जो है गाय का जो प्रौढ़ नर होता है वो क्या कहलाता है, बुल कहलाता है। और भैंस का जो है प्रौढ़ नर होता है वो क्या कहलाता है, ये भी बुल कहलाता है, जिसको क्या कहते हैं, भैंसा कहते हैं, क्या कहते हैं, भैंसा। तो भैंस का जो प्रौढ़ नर होता है उस भैंसा कहते हैं, प्रौढ़ नर जो गाय का होता है उसको सांड कहते हैं। प्रौढ़ मादा की अगर मैं बात करूं कि प्रौढ़ मादा क्या कहलाती है, तो प्रौढ़ मादा इधर तो कहलाती है, मतलब गाय की जो प्रौढ़ मादा होती है वो तो क्या कहलाती है,
काऊ गाय कहलाती है, ये क्या कहलाती है, बफेलो कहलाती है। भैंस की क्या कहलाती है, बफेलो कहलाती है। फिर किसकी बात करें अपन, प्रौढ़ नर और प्रौढ़ मादा, किसकी बात करेंगे, भेड़ और बकरी की। तो भेड़ का जो प्रौढ़ नर होता है वो तो कहलाता है रेम, प्रौढ़ नर क्या कहलाता है भेड़ का, रेम कहलाता है। और बकरी का कहलाता है बक। और रेम और प्रौढ़ जो मादा होती है, भेड़ की प्रौढ़ मादा होती है वो क्या कहलाती है, इव कहलाती है, इव। और जो बकरी की प्रौढ़ मादा होती है वो क्या कहलाती है, डोई कहलाती है, डोई किसे कहते हैं कि बकरी की जो मादा प्रौढ़ मादा होती है वो क्या कहलाती है, डोई कहलाती है। तो ये अपन ने देखा मुख्य जो अंतर है वो देखा। फिर देखेंगे इनमें प्रजनन क्रिया कि गाय भैंस भेड़ बकरी में जो है प्रजनन क्रिया क्या कहलाती है। एक तो देखा बच्चा देने की क्रिया, तो बच्चा देने की क्रिया काविंग लेमिंग और किडिंग देख ली अपने। प्रजनन क्रिया या फिर मेटिंग की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है सर्विंग। किसमें, गाय में। गाय की जो प्रजनन क्रिया है वो क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है। किसकी, सर्विंग। फिर भैंस की बात करें तो भैंस की भी प्रजनन क्रिया क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है। फिर भेड़ की जो प्रजनन क्रिया वो क्या कहलाती है, टपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, टपिंग कहलाती है। और बकरी की प्रजनन क्रिया क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है। सर्विंग टपिंग सर्विंग, गाय भैंस भेड़ बकरी, सर्विंग टपिंग सर्विंग। तो प्रजनन क्रिया जो है गाय की क्या कहलाती है, सर्विंग, भैंस की सर्विंग, भेड़ की टपिंग और बकरी की क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है। फिर अपन देखते हैं कि इनका जो बदियाकृत नर होता है, किसके, इनका गाय भैंस भेड़ बकरी का जो बदियाकृत नर हो, बदियाकृत नर मतलब कस्सी करा हुआ, अपन बोलते हैं कस्सी कर दी इसकी। तो कस्सी करेडो जो नर होवे बिन बदियाकृत नर बोलते। तो बदियाकृत नर जो है कहते किसे हैं, मतलब कौन सा जो है, जैसे गाय का बदियाकृत नर क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, बुलक कहलाता है। गाय का बदियाकृत नर क्या कहलाता है, बुलक। इसको बदियाकृत नर बुलक जो होता है, एक तो होता है टीजर बुल, आपको बताया था क्या, टीजर बुल का प्रयोग किस लिए किया जाता है कि मद में आई मादाओं की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग, टीजर बुल का। और बुलक का प्रयोग कृषि कार्य हेतु करने हेतु किया जाता है। तो गाय का जो बदियाकृत नर होता है क्या कहलाता है, बुलक कहलाता है। और भैंस का भी क्या कहलाता है, बुलक कहलाता है। और फिर बात करें किसकी, भेड़ की, तो भेड़ का जो है विड्र कहलाता है। भेड़ का जो क्या होता है, बदियाकृत जो नर होता है भेड़ का, वो क्या कहलाता है, विड्र कहलाता है। और फिर क्या आई बकरी, तो बकरी का कहलाता है बक। क्या कहलाता है, बक। तो बोल सकते हैं बुलक विड्र और बक, ये क्या है, बदियाकृत नर। कि गाय का बदियाकृत नर बुलक है, भैंस का बदियाकृत नर बुलक है, भेड़ का जो बदियाकृत नर है वो विड्र कहलाता है, और बकरी का जो बदियाकृत नर है वो क्या कहलाता है, बक कहलाता है। फिर अगर अन्य की बात करूं, जैसे इनकी आवाज करने की क्रिया अपन ने देख ली, आवाज करने की क्रिया, तो इनकी आवाज करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गाय में आवाज करनी, गाय भैंस में क्या कहलाती है, बेलोविंग कहलाती है। अपन ने देखा था पहले कि बेलोविंग, गाय भैंस में आवाज करने की क्रिया क्या कहलाती है, बेलोविंग। और भेड़ में ये भैंस में भी क्या कहलाती है, बेलोविंग कहलाती है। फिर अपन ने देखा था किसके बारे में, भेड़, तो भेड़ की कहलाती है ब्लीटिंग। क्या कहलाती है, ब्लीटिंग की। भेड़ में आवाज करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ब्लीटिंग कहते हैं। और बकरी में आवाज करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ब्लीट कहलाते हैं, ब्लीट कहते हैं, ब्लीट कहते हैं। तो ये अपन ने जो है फॉर्मेट देखा था। फिर अगर अन्य बात करता हूं मैं, तो अगली क्लास में जो है अपन देखेंगे जो पशुपालन है इसमें से संबंधित जो है गाय भैंस भेड़ बकरी, इनकी नस्लों के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये जो स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले सकता है।